गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू साइंटू क्लासेस। आज का टॉपिक बहुत ही बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से होने वाला है, क्योंकि आज ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं जो इस बार के एग्जाम में आने का बहुत ज्यादा ही संभावना है। इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और वीडियो में मेरे साथ अंत तक बना रहे। चलिए देर ना करते वीडियो को शुरू करते हैं। हाँ, अगर चैनल में कोई नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, घंटे के बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे कोई भी नया वीडियो आए सबसे पहले आप ही को देखने को मिले। चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, विच वन ऑफ द फॉलोइंग चार्जेज इज पॉसिबल। बोल रहा है कि कौन सा चार्ज का वैल्यू पॉसिबल है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले जानेंगे कि मिनिमम वैल्यू ऑफ चार्ज कितना होता है। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, जो कि एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है। क्वेश्चन यहां से भी बन सकता है कि कौन सा मिनिमम चार्ज का वैल्यू होता है। तो मिनिमम चार्ज 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 कूलम होता है। अब क्या करना है, इन चारों ऑप्शन को 1.6 से डिवाइड करके चेक करना है कौन सा पूरे तरीके से कट जाएगा। जो ऑप्शन पूरे तरीके से कट जाएगा वह ऑप्शन उस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो 1.6 से डिवाइड करके चेक करते हैं तो 5.8 नहीं कटता है। 1.6 से 3.2 पूरे तरीके से कट रहा है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 3.2 इंटू 10 टू पावर -18 कूलम। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, चार्ज का वैल्यू पॉसिबल है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। ये पॉइंट चार्ज Q इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड E, द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द चार्ज विल बी। बोल रहा है एक पॉइंट चार्ज Q दिया हुआ है, इसको प्लेस किया गया इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो जब चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो क्या एक्सपीरियंस करता है, फोर्स। और उस फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है F बराबर QE। कौन सा ऑप्शन हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जा रहा है, F बराबर QE। सेकंड क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा बी। अब आता है क्वेश्चन नंबर 3, 3 कैपेसिटर्स each of capacity C are added in parallel connection, then the equivalent capacitance will be। बोला 3 कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटी C दिया हुआ है और तीनों कैसा कनेक्शन किया हुआ है, पैरेलल कनेक्शन है। और पैरेलल कनेक्शन का फॉर्मूला होता है C इक्विवेलेंट इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। और तीनों कैपेसिटर का कैपेसिटी कितना दिया है, C दिया है, तो C प्लस C जोड़ेंगे तो आ जाएगा टोटल 3C। तो थर्ड क्वेश्चन का जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 3C हो जाएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 4 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स फॉर गॉसियन सरफेस दैट इंक्लोजेस द 3 चार्ज पार्टिकल्स इन फ्री स्पेस। गॉसियन सरफेस है, उसमें जो चार्ज दिया हुआ है Q1 का वैल्यू दिया हुआ है -14 नैनो कूलम, Q2 का वैल्यू दिया हुआ है 78.85 नैनो कूलम और Q3 का वैल्यू दिया हुआ है -56 नैनो कूलम। सबको हम क्या करेंगे, कूलम में कन्वर्ट करेंगे। तो इसका जो हो जाएगा -14 इंटू 1 नैनो कितना होता है, 10 टू द पावर -9। तो यहाँ पे हो जाएगा -14 इंटू 10 टू द पावर -9 कूलम। इसका हो जाएगा 78.85 इंटू 10 टू पावर -9 कूलम और इसका हो जाएगा -56 इंटू 10 टू द पावर -9 कूलम। अब हम जानते हैं गॉस लॉ का फॉर्मूला होता है हाई बराबर टोटल चार्ज, मतलब Q इंक्लोज बाय डिवाइडेड एप्सिलॉन नॉट। तो टोटल चार्ज कितना दिया हुआ है, अगर ऐड करते हैं तीनों को तो यहां हो जाएगा 56 4 60 10 70 वाट, मतलब 8.85 इंटू 10 टू द पावर -9 कूलम आता है टोटल चार्ज। तो यहाँ पे हो जाएगा 8.85 इंटू 10 टू द पावर -9 कूलम और इसका वैल्यू होता है 8.85 इंटू 10 टू पावर -12 कूलम। 8.85 कैंसिल हो जाएगा, ये ऊपर चल जाएगा 10 का पावर -9 प्लस 12, तो आंसर आ जाएगा 10 का पावर 3 कूलम हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 10 का पावर 3। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव के एग्जाम के लिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज कैपेसिटेंस C। बोल रहा है कि एक पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर, मतलब खाली जगह कैपेसिटर के बीच में, जिसका कैपेसिटेंस कितना दिया हुआ है, स्टार्टिंग में C दिया हुआ है। When it is completely filled, बाद में क्या किया, completely filled कर रहा डाइलेक्ट्रिक ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, मतलब कैपेसिटर के बीच में डाइलेक्ट्रिक को डाल दिए हैं तो उस डाइलेक्ट्रिक का जो कांस्टेंट होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वो दिया हुआ 5। द परसेंटेज इंक्रीज, कितना इंक्रीज हो जाएगा, इनिशियल में C दिया हुआ था, बाद में 5C हो गया। तो बोल रहा है कि कितना परसेंट इंक्रीज किया, तो परसेंटेज इंक्रीज बराबर क्या पढ़े आप लोग मैथ में अगर पढ़े होंगे तो 5C को C से घटाते हैं, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू 5C माइनस C बटा C इंटू परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100%। तो 5C में C घटाएंगे तो कितना बचेगा, 4C बटा C इंटू 100%। C कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा 400%। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा
400%। तो ये क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। तो ऑप्शन में जब नहीं दिया हुआ है तो इस क्वेश्चन का जो फाइनल आंसर होगा 400%। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ ए रोड ऑफ कॉपर एज कंपेयर टू दैट ऑफ थीन वायर ऑफ कॉपर। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को रेजिस्टिविटी भी बोलते हैं। और रेजिस्टिविटी कैसा प्रॉपर्टी है? मटेरियल प्रॉपर्टी है। ये सिर्फ मटेरियल और टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को रेजिस्टिविटी भी बोलते हैं। ये मटेरियल प्रॉपर्टी है, ये मटेरियल और टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। यहाँ पे रोड का मटेरियल भी कॉपर दिया हुआ है और थीन वायर का भी मटेरियल कॉपर दिया है। यहाँ रोड और वायर का मटेरियल सेम है, इसलिए रोड और वायर का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। तो 6 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सेम। क्वेश्चन नंबर 7, ओम्स लॉ इज वैलिड व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर इज। बोल रहा है ओम्स लॉ वैलिड है जब टेम्परेचर क्या होना चाहिए? तो जब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तभी ओम्स लॉ वैलिड होगा। तो 7 क्वेश्चन का ऑप्शन डी हो गया। ओम्स लॉ से एक और क्वेश्चन पूछता है कि ओम्स लॉ किसके लिए वैलिड है? मेटल के लिए, नॉन मेटल के लिए, सेमीकंडक्टर के लिए, डायोड के लिए। तो ओम्स लॉ मेटल के लिए, कंडक्टर के लिए वैलिड होता है, पहला। दूसरा, ओम्स लॉ के समय टेम्परेचर हमेशा क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 8 में। फिगर shows the current in parts of electrical circuit, then current I is equal to। बोल रहा है एक इलेक्ट्रिकल सर्किट दिया हुआ है और इस I करंट का वैल्यू पता करना है। ये केसीएल का क्वेश्चन है। केसीएल क्या बोलता है? जितना करंट इंटर करेगा उतना करंट क्या चाहिए? बाहर जाना चाहिए। अब यहां ध्यान दे दोस्तों, 2 एम्पियर इंटर कर रहा था, तो यहां पे 4 एम्पियर इंटर कर रहा है। ध्यान दे 4 एम्पियर इस जगह पे आया, तो 4 एम्पियर से 1 एम्पियर इधर जा रहा था, तो इधर कितना चले जाएगा? 3 एम्पियर। अब 3 एम्पियर में 1.3 एम्पियर इधर जा रहा है, तो इधर कितना बचा? 3 एम्पियर। जब इस पॉइंट पे आया तो इसको 2 रास्ता जा रहा है, इधर 1.3 जा रहा है, तो इधर कितना जाएगा? तो I इक्वल टू 3 एम्पियर में से 1.3 एम्पियर घटा देना है। तो जब 3 एम्पियर को 1.3 एम्पियर से घटाएंगे तो आएगा 1.7 एम्पियर। तो I का वैल्यू कितना आ जाएगा? 1.7 एम्पियर। एक क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। बोला है कि मैग्नेटिक फील्ड का कौन सा यूनिट है? तो मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट याद रखें दोस्तों, फाई बराबर क्या पढ़े आप लोग? बी डॉट ए। हमें बी का चाहिए, तो बी बराबर क्या हो जाएगा? फाई बटा ए। फाई का क्या होता है? वेबर, और एरिया का क्या होता है? मीटर स्क्वायर, मतलब वेबर पर मीटर स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? ऑप्शन नंबर बी। मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट हो जाएगा वेबर पर मीटर स्क्वायर। और भी यूनिट होता है मैग्नेटिक फील्ड का, टेस्ला, गॉस, और तीसरा वेबर पर मीटर स्क्वायर, ये तीसरा है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 10 में। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए सोलिनॉइड इज इंडिपेंडेंट ऑफ। बोल रहा है कि सोलिनॉइड के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है वो किस पे डिपेंड नहीं करता है। इंडिपेंडेंट लिखा हुआ है, किस पे डिपेंड नहीं करता है। तो सोलिनॉइड का जब इक्वेशन निकालते हैं तो आता है बी इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करता है, करंट पे डिपेंड करता है। यहाँ पे रेडियस कहीं नहीं दिख रहा है, इसलिए रेडियस पे डिपेंड नहीं करेगा। नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करेगा, करंट पे डिपेंड करेगा, रेडियस पे डिपेंड नहीं करता है, इसलिए 10 क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा सी, रेडियस पे डिपेंड नहीं करता है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 11। टू थिन लॉन्ग पैरेलल वायर्स separated by a distance d carry a current I ampere in the same direction, they will। पहले यहां पे ध्यान दे, सेम डायरेक्शन जब भी करंट जाएगा पैरेलल कंडक्टर में तो हमेशा क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। तो रिपेल वाला ऑप्शन खत्म हो जाता है, बचा कौन? अट्रैक्ट वाला ए और सी। अब आप लोग एक फॉर्मूला पढ़े हुए हैं फोर्स पर यूनिट लेंथ का, म्यू नॉट बाय 4 पाई टू I1 I2 बाय डी। जब इसको कैंसिल करेंगे तो 2 बचेगा यहाँ पे, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ कितना निकल जाएगा? म्यू नॉट I1 और I2 का वैल्यू I दिया हुआ तो ये I स्क्वायर हो जाएगा और नीचे हो जाएगा 2 पाई डी। मतलब देखना है कौन सा ऑप्शन नहीं मैच कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी मैच कर रहा है, म्यू नॉट I स्क्वायर बाय 2 पाई डी स्क्वायर। तो सेम डायरेक्शन अट्रैक्ट करेगा, कितना फोर्स अट्रैक्ट करेगा? तो म्यू नॉट I स्क्वायर बाय 2 पाई डी स्क्वायर। तो 11 क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। क्वेश्चन नंबर 12। एसआई यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस इज। ध्यान दें यहां पे सेल्फ इंडक्टेंस का एसआई यूनिट बोला है, तो सेल्फ इंडक्टेंस का एसआई यूनिट हो जाएगा हेनरी। यहां पे ध्यान दें इंडक्टेंस
सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस। कोई भी इंडक्टेंस रहेगा सारा का सारा यूनिट क्या हो जाएगा, हेनरी हो जाएगा। तो 12 क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। क्वेश्चन आते हैं 13। द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट इन ए सर्किट इज ऑलवेज सच दैट इट अपोजेस द काउज ड्यू टू विच इट इज प्रोड्यूस्ड। दिस लॉ इज नेम्ड एज। ध्यान दे दोस्तों, करंट का डायरेक्शन हमें लेंज लॉ से मिलता है। क्वेश्चन नंबर 13 का जो ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लेंज लॉ के कारण जो सर्किट में इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन पता करते हैं। तो 13 क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 25। द हीट प्रोड्यूस्ड इन ए गिवन रेजिस्टेंस इन ए गिवन टाइम बाय द साइनसॉइडल करंट आई नॉट साइन ओमेगा टी will be the same as that of a steady current of magnitude nearly। दोस्तों यहाँ पे बोल रहा है कि हीट प्रोड्यूस कर रहा है गिवन रेजिस्टेंस में गिवन टाइम कौन सा करंट देने से, एसी करंट को देने से उतना ही हीट प्रोड्यूस कर रहा है जितना एक स्टेडी करंट को उस रेजिस्टेंस में देने से। तो ये क्वेश्चन है दोस्तों आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी का, और आरएमएस का जो इक्वेशन आता है आई आरएमएस इक्वल टू आई नॉट बाई √2। अरे हम ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो √2 आई नॉट यहाँ पे आ जाएगा, नीचे कितना आ जाएगा 2 हो जाएगा, और √2 का वैल्यू होता है 1.414 आई नॉट और नीचे है 2। जब इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.707 आई नॉट आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर ए। 14 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 0.707 आई नॉट, और ये क्वेश्चन है आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी का। अब आता है क्वेश्चन नंबर 15 में। द रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम। बोल रहा है कि जो लाइट ट्रेवल कर रहा है रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में, तो लाइट जब भी ट्रेवल करेगा रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में तो ये बेंड करेगा टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो 15 क्वेश्चन का जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब इसको एक याद रखने का तरीका बता दे दोस्तों, ऐसा कोई मतलब चीज नहीं है, तरीका बस बता दे रहे हैं। रेयर कितना वर्ड का दिया हुआ है 5 वाट, और डेंसर कितना वर्ड का दिया है 6 वाट। तो 5 से जब भी लाइट 6 वाट में जाएगा मतलब कम से ज्यादा की तरफ जाएगा तो इसको अपने तरफ खींचेगा तो बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल हो जाएगा। मतलब रेयर से डेंसर जाएगा तो टुवर्ड्स द नॉर्मल, अपने तरफ नॉर्मल खींचेगा। लेकिन 6 से जब 5 में जाएगा मतलब ज्यादा से कम में जाएगा तो नॉर्मल से दूर भागेगा। तो इस क्वेश्चन में हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर बी, बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। अब आता है क्वेश्चन नंबर 16। द लाइट ट्रेवलिंग थ्रू ऑप्टिकल फाइबर्स इज ड्यू टू। बोला कि ऑप्टिकल फाइबर से जो लाइट ट्रेवल करता है वो किसके कारण करता है, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ऑप्टिकल फाइबर हो सकता है एग्जांपल पूछा जाए, ऑप्टिकल फाइबर किसका एग्जांपल है, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के एग्जांपल है। तो 16 क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आते क्वेश्चन नंबर 17 में। द इमेज फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज। बोल रहा है कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप में ऑब्जेक्टिव लेंस के द्वारा जो इमेज होगा वो इमेज का नेचर कैसा होगा। ध्यान दें दोस्तों, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में 2 लेंस यूज होता है। एक लेंस का नाम है ऑब्जेक्टिव और दूसरा लेंस का नाम है आईपीस। तो बोला जा रहा है कि ऑब्जेक्टिव लेंस के द्वारा जो इमेज बनेगा तो ऑब्जेक्टिव लेंस के ये वाले पार्ट को, आगे वाले पार्ट को बोलेंगे फ्रंट और पीछे वाले को बोला जाएगा बिहाइंड। और जब भी इमेज फ्रंट में बने हमेशा याद रखिए रियल बनता है, और रियल जब भी बने तो हमेशा इन्वर्टेड बनता है। और कैसा बनेगा, लार्ज बनेगा। फ्रंट में बनने वाला इमेज रियल, इन्वर्टेड और लार्ज बनेगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। रियल एंड लार्ज इमेज कंपाउंड माइक्रोस्कोप में ऑब्जेक्टिव लेंस के द्वारा बनता है। तो 17 क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा सी, रियल एंड लार्ज इमेज। अब आता है क्वेश्चन नंबर 18। द आइडिया ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स फॉर द प्रोपागेशन ऑफ वेव वाज फर्स्ट गिवन बाय। बोल रहा है कि सेकेंडरी वेवलेट का आइडिया कौन सा साइंटिस्ट दिया था, तो सेकेंडरी वेवलेट का आइडिया हाइजेंस ने दिया था। तो 18 क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19। ए डबल स्लिट इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट इज कैरिड आउट इन एयर एंड द एंटायर अरेंजमेंट इज डिप्ड इन वाटर, द फ्रिंज विथ। बोल रहा है कि डबल स्लिट इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट को एयर में कैरी करके टोटल अरेंजमेंट को वाटर में जब डीप करेंगे तो फ्रिंज विथ में क्या प्रभाव पड़ेगा, तो फ्रिंज विथ क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो 19 क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा। डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के टोटल अरेंजमेंट को जब वाटर में डीप करेंगे तो उसका फ्रिंज विथ क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो 19 का बी हो जाएगा।
यहां से क्वेश्चन और भी पूछा जा सकता है कि लेंस को जब वाटर में डिप करेंगे, लेंस को जब वाटर में डिप करेंगे तो फोकल लेंथ में क्या होगा, तो फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाएगा। लेंस को वाटर में डिप करेंगे तो फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाएगा और पावर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो आगे क्वेश्चन बन सकता है कि लेंस को जब वाटर में डिप करे तो फोकल लेंथ क्या होता है, फोकल लेंथ इंक्रीज और पावर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। यहां पे पूछा है फ्रिंज विड्थ क्या होगा, तो फ्रिंज विड्थ डिक्रीज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ ए बॉडी ऑफ मास m एंड ए काइनेटिक एनर्जी E इज गिवन बाय। बोल रहा है कि डी ब्रोगली वेवलेंथ जो बॉडी होगा जिसका मास m दिया है और काइनेटिक एनर्जी E दिया है, उसके बीच का रिलेशन निकालने बोल रहा है। तो आप लोग ध्यान दें, काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ mv स्क्वायर। E बराबर क्या हो जाएगा, ऊपर नीचे m से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा m स्क्वायर बाय v स्क्वायर बाय m हो जाएगा। ये 2me यहां भेज देंगे तो ये हो जाएगा 2me और यहाँ पे हो जाएगा mv का होल स्क्वायर, और mv का m इंटू v क्या हो जाता है, मोमेंटम। तो 2me बराबर क्या हो जाएगा, p स्क्वायर। तो p बराबर क्या होगा, स्क्वायर हटेगा तो इसमें चढ़ेगा रूट अंडर 2me। तो p बराबर आएगा रूट अंडर 2me। और हम लोग जानते हैं डी ब्रोगली वेवलेंथ बराबर लैम्डा इक्वल टू h बाय p। तो लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा, h बाय p के सामने इसको बैठाएंगे तो रूट अंडर आ जाएगा 2me। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, डी ब्रोगली वेवलेंथ इक्वल टू h बाय रूट अंडर 2me। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 21, इन बोर्स मॉडल ऑफ एन एटम विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h बाय 2 पाई। बोला बोर मॉडल में एटम का कौन सा ऑप्शन में से किसके इंटीग्रल मल्टीपल हो जाएगा h बाय 2 पाई। तो हमेशा याद रखें दोस्तों, बोर मॉडल ऑफ एन एटम में एंगुलर मोमेंटम का इंटीग्रल मल्टीपल होता है h बाय 2 पाई। तो 21 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एंगुलर मोमेंटम L इक्वल टू होता है NH बाय 2 पाई। जब n का वैल्यू 1 लेते हैं तो L का वैल्यू आ जाएगा h बाय 2 पाई आ जाएगा। तो इसके इंटीग्रल मल्टीपल हो जाएगा हमारा। तो अगले क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 22, द ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम n इक्वल टू दिया 3 4 5 6 से 2 तक जा रहा है, तो उसका कौन सा सीरीज में लाई करता है। ध्यान दें दोस्तों, जब 3 4 5 6 से इलेक्ट्रॉन जंप करके जब सेकेंड ऑर्बिट में जाता है तो उस समय जो स्पेक्ट्रल सीरीज प्रोड्यूस होगा उस सीरीज को बोलते हैं बाल्मर सीरीज। तो 22 का क्वेश्चन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाल्मर सीरीज। क्वेश्चन नंबर 23, द रेडियस ऑफ ए स्फेरिकल न्यूक्लियस एज मेजर्ड बाय इलेक्ट्रॉन स्कैटरिंग इज 3.6 fm। व्हाट इज द मास नंबर ऑफ द न्यूक्लियस मोस्ट लाइकली टू बी। यहां पे ध्यान दें दोस्तों, रेडियस ऑफ ए स्फेरिकल न्यूक्लियस मेजर्ड बाय इलेक्ट्रॉन स्कैटरिंग दिया हुआ कितना, आर इक्वल टू 3.6 fm और आर नॉट का वैल्यू होता है 1.2 fm। हम लोग एक रिलेशन पढ़े हैं, आर बराबर आर नॉट ए का पावर में 1/3। आर नॉट को जब यहां भेजेंगे तो आर बाय क्या हो जाएगा, आर नॉट, और इधर बचेगा ए का पावर 1/3। जब 1/3 हटेगा तो इधर क्या चढ़ेगा, क्यू चढ़ जाएगा। तो आर बाय आर नॉट के ऊपर क्यू हो जाएगा, यहाँ पे ए हो जाएगा। तो ए बराबर आर का वैल्यू कितना दिया है 3.6 fm और आर नॉट का वैल्यू कितना दिया है 1.2 fm और इसका पावर में कितना हो जाएगा 3। पॉइंट से पॉइंट कैंसल, fm से fm कैंसल, 12 3 जा 36, 3 का पावर 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 27। तो इसका जो मास नंबर आ जाएगा वो कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 27 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, टू ऑब्टेन पी टाइप सिलिकॉन सेमीकंडक्टर वी नीड टू डॉप प्योर सिलिकॉन विद। बोल रहा है कि पी टाइप सेमीकंडक्टर को बनाना है और प्योर सिलिकॉन में क्या डॉप करेंगे कि पी टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा। तो प्योर सिलिकॉन में जब ट्राइवैलेंट इंप्योरिटी आइटम को प्योर सिलिकॉन में डॉप करेंगे तो हमें पी टाइप सेमीकंडक्टर मिलेगा। तो ट्राइवैलेंट कौन सा है, एल्युमिनियम। एल्युमिनियम के आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होता है, उसको ट्राइवैलेंट बोलते हैं। जब एल्युमिनियम को प्योर सिलिकॉन के साथ डॉप करेंगे तो हमें पी टाइप सेमीकंडक्टर मिलेगा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एल्युमिनियम। अगर बोला जाता है एन टाइप तो एन टाइप में फास्फोरस को मिक्स करना पड़ता। अभी बोल रहा है पी टाइप तो एल्युमिनियम को मिक्स करेंगे, एन टाइप बोलता तो फास्फोरस को मिक्स करना पड़ता। ठीक है,
अब क्वेश्चन नंबर 25 ऑन हीटिंग रेजिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर। बोल रहा है कि सेमीकंडक्टर का रेजिस्टेंस हीट करने से क्या होगा। हीट करेंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो कंडक्टिविटी सेमीकंडक्टर का बढ़ेगा, कंडक्टिविटी बढ़ेगा तो रजिस्टिविटी घटेगा, रजिस्टिविटी घटेगा तो रेजिस्टेंस घटता है। तो सेमीकंडक्टर में हीट करने से टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस क्या होता है, घटता है। तो ये ऑप्शन का हो जाएगा 25 का ए नंबर डिक्रीजेज। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे व्हेन एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। बोल रहा है कि जब भी इलेक्ट्रिक डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो क्या एक्सपीरियंस करता है। तो याद रखें दोस्तों, जब भी इलेक्ट्रिक डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो हमेशा टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा, क्योंकि नेट फोर्स क्या होता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, जीरो। इसी प्रकार से अगर यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रहता तो वहां पे नेट फोर्स और टॉर्क दोनों होता, लेकिन यहाँ पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बोल रहा है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए, टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। टू चार्ज स्फीयर आर सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस d, exert a force F on each other. If charges are doubled and distance between them is doubled, then the force is। बोल रहा है दो चार्ज स्फीयर है, एक में चार्ज Q1 है और एक में चार्ज Q2 है। दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना मान लिया गया, d मान लिया गया। तो ये दोनों के बीच में कूलम्ब फोर्स लगाएंगे तो जो फोर्स लग रहा है F, कूलम्ब फोर्स का फॉर्मूला होता है K Q1 Q2 बाय क्या हो जाएगा d स्क्वायर। अब बोल रहा है कि चार्जेस को डबल कर रहे हैं, मतलब स्फीयर के चार्ज को जहां पे Q1 है वहां पे 2Q1 होगा, जहां पे Q2 है वहां पे 2Q2 हो जाएगा। दोनों का बीच के डिस्टेंस को भी क्या किया जा रहा है, डबल कर दिया जा रहा है। तो पहले d था तो अब कितना हो जाएगा 2d। तो यहाँ पे अगर हम कूलम्ब फोर्स लगाते हैं, यहाँ पे फोर्स F लग रहा था तो इसको मान लेते हैं F डैश। तो F डैश बराबर कूलम्ब फोर्स से क्या होता है K 2Q1 2Q2 बाई कितना हो जाएगा 2d का होल स्क्वायर। तो F डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, 4K Q1 Q2 बाय 2 का स्क्वायर 4 और d स्क्वायर। ये कैंसिल होगा, क्या बच रहा है, ये बच रहा है। तो F डैश इक्वल टू K Q1 Q2 बाय d स्क्वायर। अब देख पा रहे हैं किसके बराबर है, F के बराबर है। तो जो नया फोर्स है F डैश वो F के बराबर आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर ए सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा F हो जाएगा। यहां से एक कंक्लूजन आप लोग याद रखें कि अगर चार्ज में डबल हो और डिस्टेंस भी डबल हो, या चार्ज हाफ रहे और डिस्टेंस हाफ रहे, हमेशा फोर्स F ही लगेगा। ये कंक्लूजन है। उसके बाद आगे भी क्वेश्चन बनता है कि चार्ज को डबल कर देंगे, डिस्टेंस को हाफ कर देंगे तो क्या चेंजेस आएगा। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज। ध्यान दें दोस्तों, यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक डायपोल लिए -q + q और यहाँ पे एक पॉइंट P लेते हैं, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इसको यहां से मिला देते हैं, इसको यहां से मिला देते हैं। ये हमारा O पॉइंट है, R डिस्टेंस था, ये D था, ये D था। तो यहां से पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे तो r² + d² और यहां से निकालेंगे डिस्टेंस तो r² + d²। तो हमारा पोटेंशियल नेगेटिव चार्ज के लिए नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव चार्ज के लिए पोटेंशियल पॉजिटिव आएगा। और पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी जब जोड़ेंगे तो नेट पोटेंशियल कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस दोनों का क्या सेम दिया हुआ है, डिस्टेंस सेम दिया हुआ है, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, इसे टोटल पोटेंशियल कितना आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो थर्ड क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 0। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है द कैपेसिटी ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इंक्रीजेज। बोल रहा है कि कैपेसिटी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। तो हम लोग एक फॉर्मूला पढ़ के रखे हैं, C = A/0/d। जो कैपेसिटी है वो एरिया पे डिपेंड करता है, और कैसा डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। कैपेसिटी है जो डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, कैसा डिपेंड करता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो यहाँ पे ध्यान दे, एरिया अगर इंक्रीज करेंगे ना तो कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन है, एरिया ऑफ द प्लेट इज इंक्रीजेज। अगर एरिया ऑफ द प्लेट इंक्रीजेज होगा
तो ही कैपेसिटी क्या होगा, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का इंक्रीज होगा। तो फोर्थ क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा बी, एरिया ऑफ द प्लेट इज इंक्रीज। फिफ्थ क्वेश्चन, किरचॉफ्स जंक्शन रूल इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ, बोल रहा है कि किरचॉफ्स जंक्शन रूल कौन सा कंजर्वेशन में बेस्ड होता है। किरचॉफ्स दो रूल दिया था, केसीएल और केवीएल। केसीएल को बोलते हैं किरचॉफ्स करंट रूल और केवीएल को बोला जाता है किरचॉफ्स वोल्टेज रूल। वोल्टेज को लूप रूल भी बोला जाता है और करंट को जंक्शन रूल बोला जाता है। तो यहाँ फर्स्ट लॉ का बात कर रहा है और फर्स्ट लॉ में करंट आता है, सी से करंट, और करंट किसके कारण बनता है, चार्ज के कारण बनता है। तो यहाँ पे जंक्शन रूल जो बेस्ड होगा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हो जाएगा। अगर यही पूछा जाता है यहाँ पे लूप रूल तो हो जाता एनर्जी। यहाँ पे जंक्शन रूल पूछ रहा है इसलिए हो जाएगा चार्ज। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन बी। अगर पूछा जाता लूप रूल पूछ सकता है एग्जाम में तो उस समय एनर्जी हो जाता। अब आता है 6 नंबर क्वेश्चन, द रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन, बोल रहा है कि मटेरियल का रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करता है। तो हमेशा याद रखें रेजिस्टिविटी मटेरियल प्रॉपर्टी है, वो सिर्फ मटेरियल और टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, लेंथ और एरिया पे डिपेंड नहीं करेगा, वो सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो 6 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, टेम्परेचर पे रेजिस्टिविटी डिपेंड करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7, ये मूविंग चार्ज प्रोड्यूसेस, मूविंग चार्ज क्या प्रोड्यूस करता है। तो हमेशा याद रखें दोस्तों, मूविंग चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ, दोनों को प्रोड्यूस करेगा। तो 7 क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वाज डिस्कवर्ड बाय, बोल रहा है कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को कौन सा साइंटिस्ट डिस्कवर किया था। तो हमेशा याद रखें दोस्तों, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट डिस्कवर करने का श्रेय ओरेस्टेड को जाता है। ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट के थ्रू ही हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट डिस्कवर्ड हुआ था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9, ये मैग्नेटिक नीडल इज केप्ट इन ए नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंसेस, बोला कि कोई मैग्नेटिक नीडल को मैग्नेटिक कंपास भी बोल सकते हैं। जब भी मैग्नेटिक नीडल मैग्नेटिक कंपास को नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो हमेशा याद रखें दोनों चीज एक्सपीरियंस करेगा, फोर्स और टॉर्क, दोनों चीज एक्सपीरियंस करेगा, क्योंकि यहाँ पे फील्ड कौन सा है, नॉन यूनिफॉर्म। तो 9 क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। तो यहाँ पे याद रखें, अगर यहाँ पे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड रहता, सिर्फ यहाँ पे टॉर्क होता, फोर्स नहीं होता। कहां पे, अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड रहता तो यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बोल रहा है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये फोर्स एंड ये टॉर्क दोनों यहाँ पे एक्सपीरियंस करेगा। क्वेश्चन नंबर 10, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी नेगेटिव, इनमें से कौन सा ऑप्शन जिसका मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी नेगेटिव होता है। तो हमेशा याद रखें दोस्तों, डायमैग्नेटिक मटेरियल का मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी नेगेटिव होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट होगा, डायमैग्नेटिक मटेरियल। क्वेश्चन नंबर 11, लेंज लॉ इज इन अकॉर्डेंस विथ, बोला कि लेंज लॉ किसके अकॉर्डेंस होता है। तो ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करता है। लेंज लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करता है, उसके अकॉर्डिंग से जाता है। तो 11 क्वेश्चन का जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 12, यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस इज, बोला सेल्फ इंडक्टेंस का यूनिट क्या होगा। तो सेल्फ इंडक्टेंस का यूनिट हेनरी होता है। तो 12 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा सी इज करेक्ट आंसर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सेल्फ इंडक्टेंस रे, म्यूचुअल इंडक्टेंस रे या इंडक्टेंस रे, तीनों में कोई भी रहेगा, सबका यूनिट क्या होगा, हेनरी आएगा। जिसमें इंडक्टेंस वाट लगा रहे उसका यूनिट हेनरी हो जाएगा। तो 12 क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द रिएक्टेंस ऑफ ए कैपेसिटर इन ए डीसी सर्किट। यहां ध्यान दें, रिएक्टेंस कैपेसिटर को डिनोट करते हैं XC से, और इसका फॉर्मूला होता है XC बराबर 1/ओमेगा C। ओमेगा का फॉर्मूला होता है 1/2πfc। डीसी सर्किट के लिए फ्रीक्वेंसी कितना होता है, 0। अगर डीसी सर्किट में फ्रीक्वेंसी 0 है तो यहाँ पे 1/0 हो जाएगा, और 1/0 कितना होता है, इनफाइनाइट हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा 13 का बी, इनफाइनाइट हो जाएगा। रिएक्टेंस ऑफ ए कैपेसिटर इन ए डीसी सर्किट क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट, इसलिए कैपेसिटिव सर्किट डीसी को ब्लॉक करता है। क्वेश्चन नंबर 14, द ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो ऑफ अ स्टेप अप ट्रांसफार्मर इज,
ध्यान दें दोस्तों, स्टेप अप ट्रांसफार्मर का ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो पूछ रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो को डिनोट करते हैं के से। के बराबर होता है NS बाय NP। अब ध्यान दें यहाँ पे स्टेप अप मतलब क्या करें, वोल्टेज को बढ़ा रहे। स्टेप आ गया तेरा प्राइमरी के लिए और अप हो गया तेरा सेकेंडरी के लिए, मतलब वोल्टेज बढ़ा रहे हैं, मतलब सेकेंडरी का टर्न क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। अब सेकेंडरी का टर्न ज्यादा है, मतलब ये ज्यादा है, मतलब इस प्रकार से सोचो 3 है ये 1 है, तो डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आएगा। मतलब हर हालत में एक से ज्यादा आएगा, तो एक से ज्यादा आएगा। कौन सा ऑप्शन है, मोर देन 1। तो 14 क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मोर देन 1। अगर स्टेप डाउन रहता तो लेस देन 1 रहता, अगर आइडियल ट्रांसफार्मर रहता तो इक्वल टू 1 हो जाता। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, सुटेबल फॉर डिसइंफेक्टिंग वाटर। बोला डिसइंफेक्टिंग वाटर के लिए कौन सा रे सुटेबल होता है, तो हमेशा याद रखिए सुटेबल होगा डिसइंफेक्टिंग वाटर के लिए, वो हो जाएगा यूवी रे। तो 15 क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा सी, यूवी रे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग वेव हैज अ मिनिमम वेवलेंथ। कौन सा वेव का मिनिमम वेवलेंथ है, आपको याद करने का ट्रिक बताते हैं। रमी VUXG, ऐसे याद रखिए, रमी VUXG, समझ आया। ये 7 रे है, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड वेव, विजिबल रे, यूवी रे, एक्स रे, गामा रे। तो हमें याद रखें आर से रेडियो होता है और एक कलर का नाम भी है रेड कलर, और हम जानते हैं रेड कलर का वेवलेंथ क्या होता है, ज्यादा होता है। तो रेडियो वेव का वेवलेंथ क्या होगा, ज्यादा होगा। और यहाँ पे सबसे कम जो वेवलेंथ होगा वो गामा रे का, मतलब वेवलेंथ इस प्रकार से है, मतलब गामा रे से स्टार्ट होगा और सबसे मैक्सिमम जो वेवलेंथ होगा वो किसका होगा, रेडियो वेव का। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गामा रे। किसका मिनिमम वेवलेंथ पूछा है तो हो जाएगा गामा रे। अगर पूछा जाएगा मैक्सिमम वेवलेंथ तो मैक्सिमम वेवलेंथ हो जाएगा रेडियो वेव। अगर मिनिमम वेवलेंथ पूछे तो मिनिमम वेवलेंथ हो जाएगा गामा रे। तो 16 क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, गामा रे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, द इमेज फॉर्म्ड बाय ए सिंपल माइक्रोस्कोप इज। सिंपल माइक्रोस्कोप के कारण कौन सा इमेज फॉर्म्ड होता है, तो ध्यान दें सिंपल माइक्रोस्कोप में कॉन्वेक्स लेंस का यूज किया जाता है, और कॉन्वेक्स लेंस में ऑब्जेक्ट को हमेशा कॉन्वेक्स लेंस के पीछे रखता है, और जब भी पीछे ऑब्जेक्ट रखेंगे तो उसका इमेज भी पीछे बनता है, और जब भी बिहाइंड में बनेगा तो कैसा बनता है, वर्चुअल। और वर्चुअल को बोलते हैं इमेजिनरी, और इमेजिनरी और इरेक्ट बनेगा इमेज। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, इमेजिनरी एंड इरेक्ट इमेज बनता है सिंपल माइक्रोस्कोप के कारण। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18, द फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस ऑफ ए टेलीस्कोप आर f and f respectively. The magnifying power of the telescope is. ध्यान दें यहाँ पे बोल रहा है कि फोकल लेंथ दिया हुआ है ऑब्जेक्टिव लेंस का और आईपीस लेंस का, जिसमें ऑब्जेक्टिव का कैपिटल F दिया हुआ है और आईपीस का स्मॉल f दिया है। तो पूछा है मैग्नीफाइंग पावर कितना होगा, मैग्नीफाइंग पावर पूछ रहा है, m पूछ रहा है। तो हमेशा याद रखें m बराबर ऑब्जेक्टिव लेंस के कितना दिया हुआ है, f दिया हुआ है तो f हो जाएगा, और आईपीस लेंस के कितना दिया है, स्मॉल f, तो स्मॉल f हो जाएगा। तो m बराबर कैपिटल F बाय स्मॉल f, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर सी मैच कर रहा है। तो 18 क्वेश्चन का ऑप्शन सी हो जाएगा, f बाय f हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, द साइज ऑफ द ऑब्स्टेकल फॉर द डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। बोला है डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के लिए ऑब्स्टेकल का साइज कितना होना चाहिए, तो डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के लिए ऑब्स्टेकल का साइज वेवलेंथ के ऑर्डर ऑफ होना चाहिए, मतलब जितना लाइट का वेवलेंथ का ऑर्डर होगा उतना ही होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बी द ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट। इतना हमारा ऑब्स्टेकल का साइज होना चाहिए डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के लिए। अब आता है क्वेश्चन नंबर 20, द फेनोमेनन बाय विच द नेचर ऑफ लाइट वेव्स इज ट्रांसवर्स। बोला कि कौन सा फेनोमेनन में ट्रांसवर्स नेचर ऑफ लाइट को शो करता है, तो हमेशा याद रखें पोलराइजेशन ऑफ लाइट में ट्रांसवर्स नेचर ऑफ लाइट को शो करता है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा पोलराइजेशन, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 21 बोल रहा है द डायमेंशन ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट इज। हमेशा याद रखें प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशन होता है ml² t-1, ये हमारा प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशन है। अब प्लैंक कांस्टेंट के डायमेंशन को लाने के लिए हमें कौन सा फॉर्मूला का यूज करना पड़ेगा, तो यहाँ पे ध्यान दें
यहाँ पे ध्यान दें, पहले फोर्स एंड टाइम है, तो फोर्स का डायमेंशन क्या होता है mlt-2 और टाइम का डायमेंशन क्या होता है t होता है। इसका सॉल्यूशन करेंगे तो कितना आएगा mlt-1। ये तो मैच नहीं करता है, तो ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। अब आता है ऑप्शन नंबर बी, फोर्स इंटू डिस्टेंस। फोर्स इंटू डिस्टेंस अगर लेते हैं तो mlt-2 और यहाँ पे डिस्टेंस l हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा ml2t-2। तो यहाँ पे ऑप्शन नहीं मिल रहा है, तो ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में आते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है फोर्स डिस्टेंस एंड टाइम। फोर्स का mlt-2 है, डिस्टेंस का l दिया है, टाइम का t दिया हुआ है, तो टाइम यहाँ पे t हो जाएगा। अब इसको सॉल्यूशन करेंगे तो ml2 t ऊपर चल जाएगा, तो क्या हो जाएगा t-3। तो ऑप्शन नंबर डी भी गलत हो जाएगा। तो कौन सा बचता है, ऑप्शन नंबर सी बचता है, फोर्स डिस्टेंस टाइम। ये तीनों को मिला के प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशन हो जाएगा। तो 21 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फोर्स डिस्टेंस एंड टाइम का हमें मल्टीप्लाई करके किसका डायमेंशन निकल के आएगा, प्लैंक कांस्टेंट का। और प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशन होता है ml2t-1। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। और एक ये और क्वेश्चन बनता है कि प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशन किससे मैच करेगा, तो प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशन हमेशा एंगुलर मोमेंटम से मैच करता है। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। तो यहाँ से 3 ऑब्जेक्टिव, पहला प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशन लाने के लिए कौन सा फॉर्मूला है, फोर्स डिस्टेंस और टाइम। दूसरा प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशन क्या होता है ml2t-1। और तीसरा प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशन किससे मैच करता है, एंगुलर मोमेंटम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, न्यूक्लियस ऑफ एन एटम कंसिस्ट ऑफ। बोलता है कि न्यूक्लियस में क्या पाया जाता है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। अब आते हैं 23, इफ ए रेडियो एक्टिव एटम इमिट्स गामा रेडिएशन इट्स एटॉमिक नंबर। हमेशा याद रखें, जब भी रेडियो एक्टिव एटम गामा रेडिएशन को बाहर करेगा तो हमेशा याद रखें एटॉमिक नंबर ना ही चेंज होगा ना ही मास नंबर चेंज होगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा रिमेन्स अनचेंज। तो 23 क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा डी, रिमेन्स अनचेंज। क्वेश्चन नंबर 24, इन पी टाइप सेमीकंडक्टर व्हाट काइंड ऑफ इंप्योरिटी इज फाउंड। पी टाइप सेमीकंडक्टर पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टर को बोला जाता है। और पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टर फाउंड करने के लिए 3 जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा उसको रिप्लेस किया जाता है सिलिकॉन के स्थान पे, तो विथ वैलेंसी ऑफ 3, ताकि 3 इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बना लेगा, चौथा वाला खाली हो जाएगा। और खाली को होल्स बोलते हैं, होल्स को पॉजिटिव मानते हैं। तो विथ वैलेंसी ऑफ 3, 24 का क्वेश्चन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वैलेंसी ऑफ 3 इंप्योरिटी फाउंड किया जाता है पी टाइप सेमीकंडक्टर में। 25 में है द डिप्लीशन लेयर ऑफ पीएन जंक्शन डायोड कंसिस्ट ऑफ। बोल रहा है कि डिप्लीशन लेयर पीएन जंक्शन डायोड का उसमें क्या पाया जाता है, तो डिप्लीशन लेयर में हमेशा याद रखें इलेक्ट्रॉन के साथ साथ होल भी पाया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बोथ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स हो जाएगा। उम्मीद करता है आपको समझ आ गया होगा।